Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. So today we are discussing the chapter test of source of energy, the last chapter of class 10th of physics. So here we have 25 questions for self-evaluation. If you have completed the lectures, all the lectures you will be able to answer every question, and if you have not, then you know. So first question is, which of the following is a renewable source of energy? Renewable source of energy कौन सा है? Coal, natural gas, wood, petroleum. So renewable at least in सब में कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑल ऑफ दीज वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो कि टेक्स ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका वुड. वुड कम से कम हम ट्रीज लगा के एक पेड़ को 10 साल में हम बड़ा कर सकते हैं, काटने के बाद उतना ही बड़ा इफ़ वी वांट वी कैन डू इट इन 10 ईयर्स. सेकेंड, सो एक्चुअली इस चैप्टर में आप देखोगे कि मैनी थिंग्स आर रिलेटिवली आपको यू हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स. Second, the purpose of the glass cover on top of a box type solar cooker is. क्यों लगाते हैं हम ग्लास टाइप कवर? टू ट्रैप दी हीट, हीट आए और वो बाहर ना जाए, इसके लिए वी यूज़ ग्लास शीट या ग्लास कवर. सो यहाँ पे है अलाउ वन टू सी द फूड बीइंग कुक्ड, नो पॉइंट. बी, अलाउ मोर सनलाइट इनटू द बॉक्स, भाई सनलाइट उतनी ही आएगी. प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द बॉक्स, दैट इज़ नॉट द सोल पर्पस. रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशंस, हीट जो बाहर चली जाती है, जो हीट बाहर स्केप हो जाती है, वो स्केप ना हो, वो ट्रैप रहे उसमें, इसलिए वी यूज़ द ग्लास कवर. थर्ड, सो डी ऑप्शन, फर्स्ट वाले में सी ऑप्शन, सेकेंड वाले में डी ऑप्शन. थर्ड, अ सोलर पैनल इज मेड बाय कंबाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट? सोलर सेल्स. बहुत सारे सोलर सेल्स को मिलाते हैं तो सोलर पैनल बनता है. ऑप्शन है सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर, सोलर कंसनट्रेटर्स. सोलर सेल्स, ऑप्शन बी. Fourth question, to work properly, wind electric generators needs wind speed of at least about, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड होना चाहिए फॉर द जनरेटर्स टू वर्क फाइन. जो विंड वाले जो जनरेटर हैं उनको काम करने के लिए एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होना चाहिए विंड की. फिफ्थ, द साइट ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुड बी चूजन केयरफुली बिकॉज it produces a large number of carbon dioxide and carbon monoxide. No. B, produces a large amount of electricity. Let's see some more. Affects the organisms of the region. Yes. इसके कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे एरिया के लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं. सो जहाँ भी हमें प्लांट बनाना है वील हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ पे बनाएं. ठीक है. सिक्स्थ, electricity, C option. Sixth question, electricity from the ocean can be generated based on utilizing kinetic energy of the waves but not stored thermal energy. भाई दोनों कर सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी भी और जो स्टोर्ड थर्मल एनर्जी भी है, दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है. तो इलेक्ट्रिसिटी ओशियन से हम काइनेटिक एनर्जी को भी ले सकते हैं, तो ओशियन थर्मल एनर्जी को भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव्स एज वेल एज स्टोर्ड थर्मल एनर्जी, दोनों चीज़ें हमको यूटिलाइज करना है. सेवेंथ, which energy is not derived from the sun? न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी. देखो न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं है सन से, क्योंकि विंड, बायोमास, ओशियन वेव एनर्जी, ऑल दीज प्रोसेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ सन ओनली. जैसे अगर हम विंड की बात करें तो वाई विंड ब्लोज, क्योंकि एक जगह पे अलग टेम्परेचर और प्रेशर कॉम्बिनेशन होगा, दूसरी जगह पे कुछ और होगा. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट हैपन्स बिकॉज ऑफ सन. बायोमास भी वही है. हम वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हियर बिकॉज ऑफ सन ओनली. सन नहीं होगा तो वी विल नॉट बी हियर. सो जो और यहाँ पे क्या होता है, बायोमास वाले केस में अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है. सो ये जो विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी, ऑल दीज आर इन्वॉल्विंग सन. लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यू जस्ट नीड अ हेवियर एटम टू ब्रेक इनटू लाइट, या फिर अ लाइटर एटम टू ऐड एंड कंबाइन टू अ हेवियर एटम. तो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन. Which of the following is not biomass? Sun, rice husk, wood, cattle dung. तो sun, सीधी सी बात है, sun is not biomass. ठीक है ना. So A will be the right answer. The condition for producing biogas is air but not water, water but not air, air and water, neither air nor water. So जो बायोमास के लिए जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा बट एयर वॉन्ट बी देयर, एयर के एब्सेंस में होता है, तो वाटर बट नॉट एयर. 10th, जियोथर्मल एनर्जी इज फिजिबल इन रीजन्स दैट आर नियर द सी, हैव थर्मल प्लांट्स, हैव कोल माइंस, आर ओवर हॉट स्पॉट्स इन द क्रस्ट. तो
जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका हॉटस्पॉट वाली जो जगह होंगी वहाँ पे वी विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दैट पॉइंट्स। ठीक है, सी के पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थर्मल प्लांट होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थर्मल प्लांट में क्या होता है, वी आर मेकिंग द स्टीम विद द हेल्प ऑफ, मतलब वाटर लिया, फॉसिल फ्यूल लिया, उसको जलाया, फिर हमने हीट प्रोड्यूस किया। यहाँ पे डायरेक्टली हमें हीट मिलती है। तो जहाँ पे भी हॉट स्पॉट्स होंगे वहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी और स्टीम मिलेगी, और वी कैन यूज़ इट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So option D is the correct. Question number 11. A solar water heater cannot be used to get hot water on sunny day, cloudy day, hot day, windy day. Sunny day में बिल्कुल हमें सोलर हीटर काम करेगा, क्लाउडी डे में काम नहीं करेगा, हॉट डे में काम करेगा, विंडी डे में भी काम करेगा, बस क्लाउड्स नहीं होना चाहिए, बाकी सनलाइट आ रहा है तो काम करेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। वुड को सड़ा के बायोमास बनाया जा सकता है, गोबर गैस को सड़ा के बायोमास बनाया जा सकता है, कोल से बायोमास बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बायोमास नहीं बनाया जा सकता। सो सी ऑप्शन। 13. मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? Same question जो कि हमारा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। जियोथर्मल एनर्जी, इसमें भी सन का रोल है, विंड एनर्जी में सन का रोल है, न्यूक्लियर एनर्जी में सन का रोल नहीं है, बायोमास में सन का रोल है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज़ रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। किसी ना किसी फॉर्म में सोलर एनर्जी वहाँ स्टोर हो गई है कन्वर्ट होके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम सन्स एनर्जी। सन की एनर्जी से क्या डिराइव नहीं हो रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी खुद उसका पूरा खुद इट इज देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो सी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, नेचुरल गैस, सनलाइट, यूरेनियम। कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि बस नया किया जिसके, अब कोई कहेगा कि भाई सन को हम नया थोड़ी कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब कि जो एग्जॉस्टिबल नहीं है, इनएग्जॉस्टिबल है वो। सो सनलाइट इज इनएग्जॉस्टिबल। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ हाइड्रो पावर स्टेशन इज कोल, वाटर, सनलाइट, डीजल, वाटर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज यूज टू रन टर्बाइन्स इन थर्मल पावर प्लांट? वाटर, एयर, स्टीम, आइस। सो इन थर्मल पावर प्लांट्स व्हाट डू वी डू? फॉसिल फ्यूल को जला करके वी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड देन इट गोज एंड रोटेट्स द टर्बाइन। सो स्टीम। A renewable source of energy is exhaustible, non-replenishable, limited, inexhaustible. So renewable source of energy कैसा होता है? Inexhaustible, है ना? पूरा कभी हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, उसको रिन्यू कर सकते हैं या फिर इट इज़ इन द अनलिमिटेड फॉर्म वी कैन से। सो 17 का आंसर होगा डी। 18, द वर्ड एनर्जी क्राइसिस स्टैंड्स फॉर एनर्जी डिस्ट्रक्शन, एनर्जी क्रिएशन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजेबल फॉर्म टू लेस यूजेबल फॉर्म, नन ऑफ दीज। तो एनर्जी क्राइसिस का जो मतलब है वो ये है कि जो एनर्जी है इट इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म वेयर इट इज़ नॉट यूजेबल मच। ठीक है ना, जैसे थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, एक बार सराउंडिंग में चली गई फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक टू यूजेबल फॉर्म। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एनर्जी उतनी ही है यूनिवर्स में, इट इज़ कॉन्स्टेंट, बट वो मोर यूजेबल फॉर्म से लेस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है बाई इट्स यूज़। 19, so C option is the correct. 19, device that converts the potential energy of flowing water into electricity is solar cooker, thermal power plant, hydro power plant, biogas plant. तो पानी से जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं वो उसमें हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ होता है। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज़ न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, हाइड्रो, कोल। कोल पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया का, जितना भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कोल। नेक्स्ट 21, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन अ बायोगैस प्लांट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउ डंग स्लरी। दिस प्रोसेस इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नन। तो दिस हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। लिमिटेशंस इन हार्नेसिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन हाइड्रो पावर प्लांट इज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। नो, दिस इज द केस ऑफ
विंड मिल्स, विंड मिल में विंड एनर्जी हम लोगों को अगर अच्छी चाहिए तो एटलीस्ट विंड शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट की क्या लिमिटेशंस है? बी ऑप्शन है द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस। सी है द डैम्स नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। डी है नो लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस है और प्रॉब्लम ये है कि द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, हर जगह हम डैम नहीं बना सकते हैं, है ना। सो इसका जो आंसर है वो बी है। सी में क्या है? द डैम्स नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। नो, एक बार जो हमने बना दिया ठीक से तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस की नहीं होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम बहुत ही कम प्लेसेस में ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 23 से 25 है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ गिवन है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो पैराग्राफ में गिवन है कि द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो आउटर एरिया है उस पे जो सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी रीच करती है यूनिट एरिया पे, अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ द सन एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज द सोलर कॉन्स्टेंट। ये मैंने आपको बताया हुआ था क्लास में। इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, लेट्स से ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इस एरिया पे 1 सेकेंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी गिरती है, या फिर वी कैन से 1.4 किलो वॉट। ये जूल सेकेंड बन गया वॉट, सो किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अ रॉकेट इज फ्लाइंग एट द आउटर एज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर वाले एज में जहाँ पे ये रेट है सोलर एनर्जी का, वहाँ पे इट इज़ फ्लाइंग। सन रेज आर इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन द मेटल सरफेस ऑफ रॉकेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर। रॉकेट का एरिया हमें गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इन 10 सेकेंड इज। तो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है और हमारे पास 10 सेकेंड का टाइम है। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितनी गिर रही है? 1.4 किलो जूल, और 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे इतनी गिर रही है। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितनी गिरेगी? 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे इतनी गिर रही है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितनी गिरी? तो 1.4 इंटू 10 किलो जूल। अब 10 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितनी गिरेगी? तो फिर से एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 इंटू 10 किलो जूल। सो कितना आएगा? 14, फिर 140 किलो जूल। सो 140 किलो जूल एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दी मेटल सरफेस ऑफ रॉकेट इन 10 सेकेंड्स। सेकेंड है, मतलब 24th है, इन हाउ मच टाइम विल द सरफेस रिसीव 42 किलो जूल ऑफ सोलर एनर्जी। एरिया गिवन है कितना? 10 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है? 14 किलो जूल, है ना। कितना था? 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में 1.4 किलो जूल। इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर पे, जो कि रॉकेट का एरिया है, कितनी गिरेगी? 14 किलो जूल। हमें कितना चाहिए? 42। तो 1 सेकेंड में 14, फिर 1 सेकेंड में 14, फिर 1 सेकेंड में 14, तो 3 सेकेंड्स में 42 किलो जूल गिरेगी। सो कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड्स, विच इज़ गिवन इन द ऑप्शन ए। 25 सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय यूनिट एरिया ऑफ मेटल सरफेस इन 10 सेकेंड इज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिरेगी? सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय यूनिट एरिया। तो 1 सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर कितनी गिर रही है एनर्जी? 1.4 किलो जूल। तो 10 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर, हमसे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पे ही बताना है 10 सेकेंड में, तो एरिया को उतना ही रखना है। टाइम 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई होगा 10, सो ये बनेगा 14 किलो जूल। ठीक है। तो 10 सेकेंड में यूनिट एरिया पे, लेट्स से ये पूरा का पूरा 10 मीटर स्क्वायर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने पे कितनी गिरेगी? 14 किलो जूल। और जब इतने पे 14 किलो जूल, तो यहाँ पे इसके 10 पार्ट्स बनेंगे ऐसे ही, तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 किलो जूल। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। 10 सेकेंड में 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 140 गिर रहा है, इसका मतलब 10 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना गिरेगा? 14 किलो जूल। क्लियर है ये चीज़?
तो these were the 25 questions, easy 25 questions. If you have done your lectures properly, आप सारे questions कर सकते हैं. So I hope everything is clear to you. Thank you.